जो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन थी, और साथ साथ एक धड़ा है वेदांत दर्शन का, जिसमें मेन फिलोसफी हिंदू थॉट जो रहा है, या कुल मिलाकर के दुनिया भर का धर्म क्या फंडामेंटली कहना चाहता है, इंसान पूरी ह्यूमन काइंड के लिए धर्म क्या कहना चाहता है, क्या संदेश है धर्म का, उस बात को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं वेदांत दर्शन पे कही गई बातों को अभी लेके चलते हुए। क्योंकि कंटेम्पररी टाइम में हमें दिखाई पड़ता है कि आचार्य प्रशांत बहुत हमारे शब्दों में बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों तक बात आए। तो एक सेक्शन चलता है लगातार वेदांत का, जैसे इससे पहले बात हुई थी कि 4 सेगमेंट्स में इनकी इस किताब में, जो वेदांत नाम की किताब है, इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में 4 ऐसे चैप्टर्स दिए हुए हैं जिसमें बात की गई सबसे पहले कि उपनिषद या वेदांत क्या है, तो उस पर चर्चा हमने शुरुआती मीट्स में करी है। उसके बाद में सेकंड इसका चैप्टर उपनिषदों का व्यापक महत्व ये चल रहा था। इसको 2 भागों में बांट रखा है कि लाइक उपनिषदों का व्यापक महत्व मीन्स अक्रॉस टाइम और अक्रॉस ज्योग्राफी क्या उनका सिग्निफिकेंस रहा है। तो पहले भारत में कैसे वेदांत का क्या रोल रहा है उस बात पे वो सेक्शन कवर हो चुका है। इसके बाद अब हम बात करने वाले थे कि विश्व में क्या योगदान रहा है वेदांत दर्शन का, वो पार्ट लेना है। और साथ में क्लाइमेट चेंज जो इस समय का सबसे ग्लोबली सिग्निफिकेंट मुद्दा है, सबसे एक्चुअली अटेंशन जिस पे जानी चाहिए और बदकिस्मती से नहीं जा रही है, उसके बारे में अवेयरनेस डिराइव करने का एक प्रयास चल रहा है। उसको स्टैट्स के तहत समझना चाह रहे हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट समस्या है, और फिर हम अगर या तो उसके बारे में बिल्कुल अनअवेयर हैं, या अगर प्रयत्न कर रहे हैं हम तो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट प्रयत्न है इन कंपैरिजन टू द जाइजेंटिक समस्या जो हमारे सामने है। उपनिषदों का व्यापक महत्व नाम का जो टाइटल है, इसको हमने भारत में क्या महत्व रहा है इसको हमने पढ़ा था, संपूर्ण विश्व में क्या महत्व है इसको आज हमें कवर करना है। तो जिसका महत्व पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। जैसे वेद होते हैं, तो वेद जो होते हैं, वेदों का जो सार होता है वो उपनिषद होते हैं। ऐसे 4 वेद हैं, उन जो उनका ज्ञान वाला पार्ट है उसको उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो उपनिषद का जो मेन कोर होता है वो नॉलेज होता है। और अलग अलग एराज में जो लोग आए हैं और सबसे ऊंचे ज्ञान की बात किए हैं, और उस समय जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए वो किए हैं, वो उसको फिर वेदांत में इंक्लूड कर लिया गया है। उसी को मतलब उपनिषद का वही मतलब वही कोर होता है। रिलीजन में क्या क्या आता है, लाइक हम बहुत बाहरी तरीके से देखें तो इंसान कोई तिलक लगाता है, कोई घंटी बजाता है, कोई किसी प्रकार का वस्त्र पहनता है, तो हम दूर से ही देख के कह देते हैं कि ये तो इस धर्म को बिलोंग करता है। ठीक, ये बाहरी चीजें हो गई ना, कस्टम्स में आ गई हैं बातें। ठीक है, तो जो भी कस्टम्स हैं, तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ये निकल के आती हैं धर्म से। और जनरली कुछ ना कुछ उसके पीछे थॉट रहा होता है कि लाइक अगर हमें इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करना है, वैसे तो अब आप पूरे कोर्स ऑफ टाइम में लगातार हर साल दिवाली मना रहे हो, पर दिवाली मनाने के पीछे जो बोध है, जो संदेश है, वो कुछ गूढ़ था, कुछ डीप था, और वहां से बात निकल के आई है। तो इसी प्रकार से जितनी रिलीजियोसिटी है, जितनी रिलीजियसनेस है, उसके पीछे जो थॉट है, जो बोध है, जो विजडम है, उस ज्ञान के सेक्शन को उपनिषद कहा जाता है। कि इफ समथिंग इज बीइंग डन, व्हाई, हाउ, फ्रॉम वेयर डिड इट अराइज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इट। तो पूरी तरीके से इंसानी गतिविधि जो भी कॉन्शियसली करी गई है, उसके पीछे जो प्रश्न किए गए हैं, जहां उसके उत्तर मिलते हैं, उस पूरे खंड को उपनिषद कहा जाता है। तो विजडम वाला पोर्शन इज उपनिषद। ठीक है, अब हिंदू थॉट में वेदांत दर्शन, जैसे दर्शन मतलब फिलॉसफी, अलग अलग फिलॉसफीज होती हैं, तो जो वेदांत दर्शन है वो कैसे सुप्रीम रहा है, और कैसे जितने भी मतलब उसका एक तरीका है। अब प्रमाण हम कह रहे हैं, एक बात कह दी गई कि वेदांत दर्शन सुप्रीम है, सवाल उठता है हम कैसे मान लें। तो उसको समझाने का तरीका ये कहा गया कि भाई ठीक है, ह्यूमन काइंड ने जितने अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे लोग प्रोड्यूस किए हैं, जो अपने अपनी फील्ड्स में एक्सीलेंट रहे हैं, अगर उन्होंने थोड़ा भी विचार किया है, तो विचार फिर पहुंच जाता है वेदांत को होमेज पे करने में कि हाँ, ये थॉट, हिंदू थॉट बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। तो हम ये प्रयास करें कि हम देखें कि आखिर इसका वास्ता कितनों से रहा है, या कितनों ने इसके बारे में कैसी कैसी टिप्पणियां करी हैं, उसको यहाँ पे कंपाइल करके बात की जा रही है। और उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं कि उपनिषदों का महत्व अक्रॉस टाइम और अक्रॉस ज्योग्राफी कैसा रहा है। भारत वाला सेक्शन हमने कवर किया है, तो हम ये जो 2 पार्ट्स अभी रह गए हैं, उपनिषद क्या है और भारत में जो महत्व है, वो हम ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप उसको पढ़ लेना। अब विश्व वाला हम सब लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
तो इसको तरीका वही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ सारे लोग पढ़ते, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना, जो शब्द जिसको ना समझ में आए पैराग्राफ के एंड में उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। उपनिषदों से एकदम मिलते जुलते सिद्धांत हमें ग्रीक दर्शन में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो आदि ईसा पूर्व 5वीं से दूसरी शताब्दियों तक दार्शनिकों के प्लेटो का गुफा का रूपक तो अवश्य ही उपनिषदों से प्रेरित प्रतीत होता है। मैक्स मुलर ने प्लेटो के लेखन और उपनिषदों के दर्शन के बीच समानता को अद्भुत माना है। प्लेटो के गुरु सुकरात भी कहा जाता है कि एथेंस की सड़कों पर विचरते एक भारतीय दार्शनिक से मिले, जिससे उन्होंने ब्रह्म और अब्रह्म के बीच संबंध का ज्ञान पाया। ग्रीक दार्शनिकों का पुनर्जन्म में विश्वास भी संभवतः पूर्व से ही आया। कोई शब्द इसमें किसी को दिक्कत? सोक्रेटिस। एक बार एलेगरी ऑफ केव जरा सर्च करिए गूगल पे, प्लेटो का गुफा का सिद्धांत जो कहा जा रहा है, गुफा का रूपक। हाँ, इसको हल्का सा रीड आउट करिए, सक्षम देना। जैसे इसमें बात की गई ना कि गुफा का रूपक तो है क्या, पहले जान ले तब तो समझ में आएगा। एलेगरी ऑफ केव पढ़िए। Plato's allegory of cave describes people chained in a cave, seeing only shadows from a fire as their reality, and thus mistaking illusions for truth. When one prisoner is freed, he discovers the real world and truth, but is blinded and confused by the light, struggling to adapt to true forms. Upon returning to the cave to share his newfound knowledge, the other prisoners, unable to comprehend the truth, react with anger and resistance, symbolizing the philosopher's struggle against societal ignorance. ये एक प्रकार से मतलब प्लेटो अपने समय में उन्होंने जब भी सच को, सही बात को समझाने के लिए, जैसे कोई भी अगर दार्शनिक होता है तो एग्जाम्पल्स के तहत चीजों को समझाता है, तो माना जाता है कि प्लेटो का एलेगरी ऑफ केव या गुफा का रूपक बहुत प्रचलित रहा है, जिसके तहत वो लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। जैसे अपने यहाँ कबीर साहब थे, उनकी साखियां हैं, शब्द हैं, तो उसमें कई बार वो किसी चीज का जिक्र करते मिलेंगे, है ना, कभी चक्की का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कभी किसी और चीज का, ठीक है। उसी तरीके से प्लेटो ने गुफा का रूपक दिया है कि हम सारे लोग, जैसे आज के समय हम सिमुलेशंस की बात करते हैं कि हम किसी सिमुलेशन में कैद हैं ऐसा, तो उस समय गुफाएं रहती थी, लोग उसमें, वो एक मीन्स रिलेटेबल एग्जाम्पल था। तो उन्होंने एक प्रयास किया समझाने का कि मानो गुफा में ही अगर कोई पैदा हुआ हो और गुफा में ही रह रहा हो, तो और वो एकदम अंधेरी गुफा है, वहां पे प्रकाश नहीं है, तो लोग कैसे होंगे उस समय, उनके बाहर की आग से जो परछाइयां बनेंगी, और परछाइयों को तो हम जानते ही हैं कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी परछाई और बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की बहुत छोटी परछाई बन सकती है। तो वो एग्जांपल इस बात का है कि ऑब्जेक्टिवली चीज थी क्या और इंसान उसको देख क्या रहा है प्रकाश के या बोध के अभाव में। और ये बात तब तक नहीं समझ में आती है जब तक उन प्रिजनर्स में से, उन कैदियों में से ही कोई एक तोड़ के उस प्रिजन को निकल नहीं जाता है। जब निकलेगा तो उसे बहुत कष्ट होगा कि अंदर की जितनी उसकी कंडीशनिंग थी, जिन चीजों को उसने सच मान रखा था, उस पर बहुत करारी चोट पड़ेगी कि अरे बाहर की दुनिया तो एकदम अलग है, यहाँ तो अंधेरा ही नहीं है, यहाँ तो परछाइयां ही नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसे भी पहले परेशानी होगी, पहले बहुत विचलित होगा, पर अंततः जब वो फिर आएगा तो उस रिकंसाइल करना चाहेगा कि बाहर का सच कुछ और था, यहाँ लोगों ने कुछ और बात सच मान के बैठे हैं। फिर जब एक ऊहा पोह अंदर मचेगी कि अब इन्हें समझाया कैसे जाए, और अंदर का हर इंसान ऐसा जो मानने को ही नहीं तैयार, क्योंकि अगर आपका अनुभव ये कहता है कि नहीं, हमने जिंदगी भर यहाँ अंधेरा ही देखा है, परछाइयां ही देखी हैं, तो हम कैसे बिलीव कर लें कि कोई उजाला होगा। मोर सो ये मेजॉरिटी का कथन है और एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं बात अलग है, तो वो सबसे पहले क्या घोषित कर दिया जाएगा? पागल। और ये लगभग फिलोसफर्स के साथ हुआ है। सोक्राट्स को जिनकी बात की जा रही है, सुकरात की, उन्हें तो उनके विचारों के लिए ही जहर दे दिया गया, मार डाला गया। उन्हीं के शिष्य प्लेटो थे। तो ये दिखाया जा रहा है कि जो हम अद्वैत वेदांत में या भारतीय दर्शन में बात करते हैं, प्रकाश की, अंधकार की, माया की, गुफा का जो अंधकार है वो माया का ही द्योतक है एक प्रकार से, तो उसमें बहुत ही सिमिलैरिटी मिल पा रही है। अच्छा, इन्होंने एक बात ये कही थी, फिर एक बात हो सकती है कि अरे यार तुम कौन होते हो बताने वाले, भाई प्लेटो का कुछ विचार रहा होगा, इनका इंडियन थॉट कुछ होगा,
तुम ये कोइंसिडेंटल रिलेशन हो सकता है। तो इसके बाद ही एक और बहुत बड़े विचारक का नाम दे दिया गया, मैक्स मुलर, जो कि जर्मन फिलोसफर थे। ईस्ट के बारे में बहुत अच्छे विचार उन्होंने लिखे हैं। एक आई लुक टू द वेस्ट, आई पॉइंट टू द ईस्ट, या ऐसे करके उनकी किताब है, एक बार चेक करना पड़ेगा, वो कोई पढ़ना चाहेगा तो बताइएगा। तो मैक्स मुलर भी, उनका जो कार्यक्षेत्र था वो रिलीजन ही था, थॉट ही था, थिंकिंग ही थी, और वो कह रहे हैं कि इंडियन थॉट और प्लेटो में बहुत बहुत अद्भुत समानता है। कि इससे पता चल रहा है कि जो, और प्लेटो को, सोक्रेटिस को हम बहुत ही ऊंचे सर्कल्स में मानते हैं कि वो सबसे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स में से थे, उनमें समानता दिखती है। यहाँ पे एक कहानी बताई जा रही है कि सोक्रेटिस को माना जाता है कि कोई इंडियन फिलोसफर ही था जिसने बहुत सारे तथ्यों से अवगत कराया, जिसके बेसिस पर उनकी थियोरी बन पाई। ठीक है, अब इसमें होमवर्क की तरह आप ये ले सकते हैं कि आप प्लेटो के बारे में, मैक्स मुलर के बारे में और सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़कर आए, जिसको जिसके बारे में पढ़ने की इच्छा हो, और आकर के बताएं कि इनके विचार क्या थे। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो भाई। दारा शिकोह की 1657 की सिर्रे अकबरी नामक पुस्तक में 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद था। दारा शिकोह ने बनारस से विद्वानों को दिल्ली बुलाया और लगभग 2 वर्ष में यह किताब पूर्ण की। सनातन धर्म के प्रति सम्मान और उदारता का दृष्टिकोण रखने के कारण औरंगजेब ने उसे काफिर घोषित किया और अंततः उसकी हत्या कर दी। आज इतिहास में दारा शिकोह हाशिए का एक नाम बनकर ही रह गया है, लेकिन उनका योगदान बहुत आगे तक गया। फारसी के उपनिषदों की एक प्रति फ्रेंच में फ्रेंकोइज बर्नियर, जो 12 साल तक औरंगजेब के चिकित्सक थे, द्वारा अनुवादित होकर फ्रांस पहुंच गई। यूरोप में उनका फ्रेंच और लैटिन अनुवाद हुआ। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश और जर्मन पंडितों ने उपनिषदों का अनुवाद करना शुरू किया, उससे पहले ही दारा शिकोह की किताब पश्चिम में पहुंच चुकी थी। ठीक है, कोई शब्द जो फंस रहा हो, इतना मुश्किल था, उसको पर्शियन में कराया, फिर पर्शियन से फ्रेंच में गई बात, और फिर वो वेस्ट में धीरे धीरे पहुंच पाई। अब हम इसके आगे जितना भी वेस्ट पे प्रभाव देखेंगे उपनिषद का, आपको ये मानना पड़ेगा कि उसमें दारा शिकोह का रोल है। ठीक है, एक ये विचार करने को आप ये भी सोच सकते हैं कि हम एक पल को जो टायरनी रही है औरंगजेब की, उस पर इंसान कांप जाते हैं कि इतना कैसे कोई क्रूर हो सकता है, पर उसी समय हमें उसका ही भाई देखता है जो इतने उदात्त विचारों वाला भी मिलता है। तो ये कोई तर्क दे ही नहीं सकता है कि आपकी सरकमस्टांसेस आपको बनाती हैं कि आप कितने क्रूर बने, कितने हिंसक बने, क्योंकि उसी जगह पे, उसी टाइम पीरियड में एक भाई भाई होकर के एक ने इतना ऊंचा काम किया और एक ने इतना बेकार काम किया कि उसके बाद पूरा, एक प्रकार से आप औरंगजेब का ही बहुत बड़ा रोल मान सकते हैं भारत की आगे आने वाली गुलामी में, कि इतना बड़ा शासक इतना बहुत स्ट्रेंथन कर सकता था भारत को, अगर वो सही प्रकार से भारतीयता को अपने में समेट लेता। हु नोज क्या हो सकती थी हिस्ट्री। और उसके बाद जब मुगल एम्पायर ब्रेक करती है तो एक के बाद एक करके ब्रिटिशर्स का पकड़ और पैनी बनती जाती है। तो ये बहुत सारे थॉट्स हैं जिनके जिनके और आप जा सकते हैं, इस ओर विचार कर सकते हैं, इनके बारे में और पढ़ सकते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, आगे बढ़िए। लगभग 100 साल बाद अब्राहम एंकेटिल ने इस किताब का लैटिन में अनुवाद किया, ओपन खट नाम से। इसी लैटिन किताब के माध्यम से जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर और शोपेनहावर व अन्य यूरोपियन बुद्धिजीवियों का उपनिषद से परिचय हुआ। शोपेनहावर की द वर्ल्ड एज विल एंड विल एंड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। उनके पास टूटा फूटा लैटिन अनुवाद आया, लेकिन फिर भी शोपेनहावर किसी तरह समझ ही गए कि उपनिषदों की मूल बात क्या है। इसी तरीके से फ्रेडरिक नीत्शे और कार्ल गुस्ताव यूंग, इन सब पर स्पष्ट रूप से उपनिषदों का प्रभाव था। और फिर इसके बाद तो अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध होने लग गए थे। जब अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध होने लग गए तो कवि जैसे टी.एस. इलियट और रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, विटमैन, कहे जाते थे, उपनिषदों के सिद्धांत से प्रभावित हुए। सर विलियम जोन्स ने तो अनुवाद भी किया अंग्रेजी में,
ईश्वास्य उपनिषद का और ईशावास्य। ईशावास्य उपनिषद का और यही करने वाले आगे भी कार्ल ब्रूक, राजा राम मोहन रॉय, मैक्स मुलर आदि चिंतक। ठीक है। अब ये उपनिषद से जुड़ा हुआ नाम आपको दिख रहा होगा ना, ओपन खट नाम उपनिषद से साउंड कर रहा है सिमिलर, तो नाम रख दिया गया। ठीक है। अब अभी तक जैसे यहाँ बहुत सारे, बहुत कह सकते हैं कि नई नए जमाने का आउटलुक रखने वाले हमारे दोस्त हैं, वो बहुत पिछड़ा मानते हैं उपनिषदों को। या जब हम इंडियन थॉट पे लगातार बात कर रहे थे, लाइक मैंने ये चीज देखी कि जब हमने विवेकानंद स्टडी सर्कल अनाउंस किया कि हम एक साइंस क्लब रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी फिलोसफी डिस्कस करेंगे, तो पहले उनमें उत्साह था। फिर जब उन्हें दिखा कि बात वेदांत से शुरू की गई है, तो उनको थोड़ा उनका मन खट्टा हुआ कि अब क्या बात कर रहे हैं आपने। ऐसा उन्हें लगा कि आपने लुभावने सपने दिखा करके और बात बड़ी पुरानी बतानी शुरू कर दी है। उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था और पढ़ना चाहिए था कि जिनकी आप आज बात करते हो, आज नीत्शे बहुत आजकल लोग उनको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, काफका है, नीत्शे हैं, दोस्तोयेव्स्की हैं, इनकी बात करने का ऐसा लगा कि ये तो बड़े पिछड़े विचार फिर से लाए जा रहे हैं सामने। तो उन्हें देखना चाहिए। अभी इसके बाद एक जो नाम आएंगे, वो जो सबसे अच्छे से अच्छे दार्शनिक रहे अमेरिकन थॉट के, रशियन थॉट के, जर्मन थॉट के, कि जहां से जैसे आप आज देखते हैं अमेरिका जो है, वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद के इवेंट्स हुए। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने अमेरिकन नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए उसकी एक डिफिनेशन दे दी, उसको 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 डिफाइन किया कि कैसा होना चाहिए, और उसके बाद उन्हीं मूल्यों पे चलते चलते आपको आज इतनी सशक्त पावर दिखती है। सेम गोज फॉर फ्रेंच नेशन, फॉर द रशियन नेशन, फॉर द चाइनीज नेशन, फॉर द जर्मन नेशन। तो ये जो इतने बड़े विकसित देश बन के निकले, इनके पीछे इनके फोरफादर्स हैं, इनके इनके थॉट वाले लोग हैं जिन्होंने सोचा कि क्या होना चाहिए, और उनके नाम आ रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो अब जैसे यहाँ पे कहा गया शोपेनहावर का नाम। ये अब अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें तो शोपेनहावर का नाम बहुत ऊंचे पदवी पे आएगा, और ऐसे ही सारे लोगों के नाम आएंगे। तो एक तरीका तो होगा कि आप सारे लोग अब या तो ग्रुप पे जाकर के आज डिसाइड कर लीजिएगा कि मैं एक पोल डाल दूंगा, या तो या कुछ करके कि मैं इनके बारे में बस एक जनरल डिस्क्रिप्शन कि आप 5-7 लाइन का पढ़ के आ जाएं कि मेनली कहाँ के थे और मेन किस थॉट पे लगातार इन्होंने स्ट्रेस किया, जिससे यहाँ के सारे लोगों के लिए थोड़ी सी कन्वीनियंस रहेगी। ठीक है, तो ये करा जाएगा। अच्छा, अब इसमें बता दिया गया शोपेनहावर की एक किताब सीधे छांदोग्य उपनिषद पे आधारित थी। फिर बात आती है लाइक नीत्शे का कार्ल, आपने जंग अगर पढ़ते हो, कार्ल युंग कहते हैं उनको, कार्ल जंग, काफी वो भी फेमस व्यक्ति हैं, उनके उनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रभाव था उपनिषदों का। अच्छा, ट्रांसेंडेंटलिज्म, तो जो गूगल पे इसके बारे में दिया हुआ है कि जैसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट का मतलब क्या होगा, लाइक हर एक समय में कोई ना कोई विचार प्रमुखता पाता है। ठीक है, जैसे कह दिया गया कि ये तो भक्ति आंदोलन वाले हो गए, ये वेदांती हो गए, ये शैव हो गए, यहाँ जैसे ये चला, वैसे ही वहां पे ट्रांसेंडेंटल विचारधारा आई। एक विचार के बारे में जब ज्यादातर लोगों ने एक एक वननेस बना ली कि हम इस विचार के हैं, तो उसे एक पूरी धारा ही कह दिया गया, और अमेरिका में इसका काफी प्रभाव पड़ा पूरी सोसाइटी को रिशेप करने में। तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट विचारधारा मेन तौर पे क्या कह रही है, दीज पीपल बिलीव दैट सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पूरा समाज और उसके जितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें भी खासकर एक तो धर्म, ऑर्गेनाइज्ड धर्म, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज, दे करप्ट द प्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहां से एक्चुअली बात उठती है, आज हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल राइट्स हैं, हम बहुत इंडिविजुअलिटी के तौर पे हमारे पास बहुत फ्रीडम है, पर ये आई कहां से, ये जानने के लिए हमें ट्रांसेंडेंटलिज्म को जानना होगा कि पहले बहुत संघर्ष चला है, विचार हुए हैं कि आखिर इंसान अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, या समाज महत्वपूर्ण है। दोनों महत्वपूर्ण है, तो इनके बीच में एक बैलेंस सही क्या हो सकता है। तो ये कह रहे हैं, इस विचारधारा के लोगों का ये मानना था कि सोसाइटी इंडिविजुअल को दबाती है थ्रू खासकर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टीज। और आप जब इस बात को सुनते हैं तो आप इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि जब रिलीजन अनरूली हो जाता है, जब बहुत ऑर्थोडॉक्सी आ जाती है, तो व्यक्ति का महत्व नहीं रह जाता है। तो ये दे हैव फेथ दैट पीपल आर एट देयर बेस्ट व्हेन ट्रूली सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। अब जो विचार व्यक्ति की मुक्ति की बात कर रहा है, वो वेदांत से तो जुड़ाव रखेगा ही रखेगा, क्योंकि वेदांत दर्शन के कोर में भी व्यक्ति की मुक्ति पे
जोर दिया गया है कि व्यक्ति अगर नहीं मुक्त है तो समाज भी सही नहीं होगा। ठीक है, इट इज ओनली फ्रॉम सच रियल इंडिविजुअल्स दैट ट्रू कम्युनिटी कैन फॉर्म। तो ये कह रहे हैं बात उल्टी चल रही है कि जो सोसाइटी बनी हुई है वो अपने हिसाब से लोगों को डिक्टेट कर रही है कि भेड़ चाल चलो, चाहे पॉलिटिक्स हो, पावर का से पूरा लेना देना हो, और चाहे रिलीजन हो। पर एक्चुअली क्या होना चाहिए कि इंडिविजुअल पहले प्रबुद्ध होने चाहिए, वाइज होने चाहिए, और उनसे फिर जिस प्रकार की कम्युनिटी बन रही हो वो सही तरीका होना चाहिए एक समाज का। ठीक है, ये लीजिए। 20वीं शताब्दी के फ्रेंच दार्शनिक विक्टर कजिन ने भगवत गीता के 2 अध्यायों का अनुवाद किया। कहा, जब हम भारत के दर्शन की ओर देखते हैं तो वहां हमें ऐसे अथाह अथाह ज्ञान सत्य का ज्ञान होता है जो हमारे यूरोपियन विचारकों के उथले निष्कर्षों के सर्वथा विपरीत है। हमें विवश होकर होकर के पूर्व के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं और मानना पड़ता है कि उच्चतम मानव दर्शन का यही जन्म स्थान है। आगे वाला पढ़ दो। फ्रेडरिक शेलिंग ने शोपेनहावर से भी ज्यादा उत्कंठित भाषा में उपनिषदों की वंदना की और अपने शिष्य मैक्स मूलर को उपनिषदों के अनुवाद के लिए प्रेरित किया। मैक्स मूलर ने संस्कृत सीखी, ऋग्वेद के में गहरी रुचि दिखाई और अपने समय के प्रख्यात भारतविद हुए। उन्हें उत्तराधिकारी पॉल ड्यूसेन ने कहा, वेदांत मानव चेतना की सबसे उत्कृष्ट कृतियों में है। बौद्ध वृक्ष पर उपनिषदों से सुंदर कोई पुष्प नहीं और वेदांत जैसा उत्कृष्ट कोई फल नहीं। तो विक्टर कजिन की बात की गई कि इन्होंने अनुवाद किया। अब ये जो जिस प्रकार से लोग जिस लाइट में डिस्क्राइब कर रहे हैं उपनिषदों को, वो पढ़ने का प्रयास करिए, उससे जानिए। जैसे बात ये क्या कह रहे हैं कि भारत के दर्शन को में इनको एक अथाह सत्य का ज्ञान हो रहा है। उसके आगे कह रहे हैं कि यूरोपियन विचारकों के उथले निष्कर्षों के सर्वथा विपरीत है। हाँ, शैलो कि कितनी डेप्थ है विचारों में भारतीयों के जब हम इनको पढ़ पाते हैं। वैसे भारत की छवि वेस्ट में क्या रहती थी कि ये तो सपेरों का देश है जहाँ पे कुछ इनको आता जाता नहीं है, खाली ये अंधविश्वासी लोग हैं। और उनके जो सबसे गहरे दार्शनिक हुए हैं वो पढ़ रहे हैं भारतीय ग्रंथों के बारे में और कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा डेप्थ कहीं पाई नहीं जा सकती, इसके कंपैरिजन में तो हमारे विचार उथले हैं। ठीक है, उस और फिर बात की जा रही है कि फ्रेडरिक शेलिंग है उत्कंठित, मतलब इसको अगर थोड़ा सा शब्द काट करके देखें, उत्कंठ, कंठ मीन्स गला, ठीक है, कंठ जिससे बोला जाता है, उत मीन्स ऊंचा कह सकते हैं। तो बहुत ऊंची बातें करी या बहुत हाई हाई रिगार्ड में बातें करी है, उत्कंठित भाषा में बात करी है। ठीक है, और मीन्स अब लाइक किसी दूसरे देश से आकर के संस्कृत भाषा सीखना, ऋग्वेद को समझना, हम में से कोई शायद जीवन भर में ऋग्वेद नहीं पढ़ने जाएगा, और कोई दूसरे देश का इंसान ऋग्वेद पढ़ रहा है, उसको भारतविद माना जा रहा है। मीन्स पूरी पूरी लाइफ किसी ने दे दी और वो बहुत बड़ा विचारक है, तो बात में दम तो जरूर होगा, तब उसको इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, पॉल ड्यूसन के बारे में पढ़िएगा, मतलब एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ के आएंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मतलब इससे बड़ी क्या तुलना दी जा सकती है, कह रहे हैं बोध वृक्ष पर अगर हम विजडम ट्री मान ले कि विजडम का एक पेड़ है, तो बोध वृक्ष पर उपनिषदों से सुंदर कोई पुष्प नहीं। पेड़ में दो ही चीजें काम की मानी जाती हैं, फल और फूल। तो कह रहे हैं जितने फूल हैं उनमें उपनिषदों से सुंदर कोई पुष्प नहीं है और वेदांत से ज्यादा अच्छा कोई फल नहीं है। मीन्स अल्टीमेट थिंग अबाउट विजडम, यानी अगर आपको वाइज होना है, अगर विजडम सुपीरियर मोस्ट चीज है, तो उसके संबंधित सबसे अच्छी चीज, सबसे जरूरी चीज वेदांत या उपनिषद है। ठीक है, थे और उनकी कविताएं सेलेस्टियल लव, वुड नोट्स व ब्रह्म एवं सार्वभौमिक एक सार्वभौम औपनिषदिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति करती है। वॉल्ट विटमैन ने अपनी लीव्स ऑफ ग्रास व सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ में अपने अनंत अमर स्वभाव का वर्णन किया है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट से भी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने उपनिषदों का महान पाठ किया था। अपने जीवन के आखिरी दिन भी वे अपने मित्र थॉमस जेफरसन के साथ वेदांत विषय पर ही चर्चा कर रहे थे। उनकी व जेफरसन की मृत्यु साथ ही हुई। प्रख्यात वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी आत्मा की अमरता का वर्णन किया है।
अब इसमें इमर्सन की जो बात की जा रही है, मैंने कहीं आरकेएम की बुक्स में से ही पढ़ा था कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से इमर्सन को माना जाता है कि वहाँ पे जो पहले जिस प्रकार की स्थिति थी कि वो ह्यूमैनिटेरियन तौर पे अमेरिका उतना विकसित नहीं था, वहां से वहां की सभ्य समाज बनाने में इमर्सन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इमर्सन का यहाँ पे मिल रहा है कि उपनिषदों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब एक कोशिश आप लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कविताओं का नाम दिया गया है, सेलेस्टियल लव, वुड नोट्स, ब्रह्म, लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें पढ़े जा करके, और अगर कोई एक समझाने का प्रयास करें, ठीक है, इसके बारे में कहीं पढ़ लीजिए, कोई एक्सप्लेनेशंस मिले और वो आकर के समझाइए कि आपको दिखे कि हाँ एक्चुअली कैसे रिलेट हो पा रहा है, अपने लेवल पे रिलेट करने का प्रयास करिए। ठीक है, ये देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी नाम आपने साइंटिस्ट में सुना होगा। पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा के क्या कर रहे थे, और वो भी आत्मा की अमरता की बात कर रहे हैं। तो मीन्स जब ये एक बात कह देता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जिस प्रकार से हम ऐसा फाड़ कर देते हैं कि एक साथ ही नहीं है, उस पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे का, अब जैसे अभी तक हमने अमेरिका का और जर्मनी का पढ़ा, अब रशिया के बारे में बात आ रही है। भगवद गीता में गहरी रुचि दिखाई। महात्मा गांधी को प्रेषित फ्री हिंदुस्तान में छपा उनका पत्र अ लेटर टू अ हिंदू वेदांतिक सूत्रों व उद्धरणों से भरा हुआ है। आधुनिक युग में पॉल गॉगुइन ने अपने कृतियों में कर्म विषयक विवेचनाएं की। वे ये भी मानते थे कि पाइथागोरस प्राचीन भारतीय ऋषियों के शिष्य थे। जेम्स जॉयस ने यूलिसिस में, जैक लंडन ने स्टार रोवर में, हरमन हेसी ने सिद्धार्थ में और रिचर्ड बाक ने जॉनथन लिविंगस्टन सीगल में वेदांत को ही आधारभूत रखा है। नोबेल पुरस्कार विजेता आइजैक बेशविस सिंगर ने व कवि जॉन मैसफील्ड ने वेदांत के सूत्रों को कलात्मक अभिव्यंजना दी है। पश्चिम पहुंचने के 200 वर्षों के भीतर ही उपनिषदों ने पाश्चात्य दार्शनिकों, विचारों, लेखकों व कलाकारों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। तो ये बात की गई कि लाइक जिस जिस ग्लोबल रीजन में कभी भी समृद्धि आई है, आप इसको ऐसे देखिए, अमेरिका की बात की गई, जर्मनी की बात की गई, वैसे अगर रशिया ने भी विकास किया है, वहां विचार, पहले वैचारिक क्रांति हुई, फिर कोई समृद्धि आई है। तो विचार, जहां जहां विचार ने कुछ गति पकड़ी, कुछ ऊंचाई पकड़ी, वहां पे घूम फिरा करके उन्होंने वेदांत का अध्ययन अवश्य किया है और उसको हाईलाइट में देखा है। लियो टॉल्स्टॉय का नाम सबने सुना होगा, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए। अब ये देखिए, ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा, लाइक गांधी जी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एक प्रकार से, कि भारत के सबसे ऊंचे नेता, और उनको लियो टॉल्स्टॉय पत्र लिख रहे हैं और सबसे ऊंचे ऊंचे जो सिद्धांत है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें बहुत तत्व है, मतलब ये इतने मीनिंगफुल चीजें हैं जिसके बारे में हम आजीवन जिनसे प्रेरणा पाते रह सकते हैं, और सदैव हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ अब हमने इसको पूरी तरीके से जान लिया है, अब मेरे किसी और काम का ये सूत्र नहीं रह गया। ठीक है, इसमें जो जो एक्चुअली किताबों के नाम दिए गए हैं, जैसे हरमन हेस का सिद्धार्थ है, ये मीन्स बहुत ज्यादा वेल नोन, बेस्ट नोन क्लासिक्स में से, ऑल टाइम ग्रेट्स में से माना जाता है। तो जो ये 2-3 पन्नों में जो बातें की गई हैं, जो नाम बताए गए हैं और उनकी जो रचनाएं बताई गई हैं, इनको अगर एक इंसान इनमें से एक को भी अच्छे से पढ़ ले, तो वो जीवन कैसे जिया जाता है समझ सकता है, जीवन से जुड़ा बहुत कुछ उसको मिल सकता है। तो अपने फ्री टाइम में अभी आप मार्क कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत होमवर्क हो जाएगा, कुछ ऐसे बना लीजिए कि मुझे इस पेज में जितने लोग दिखे हैं, इनको मैं आने वाले 2 महीने 3 महीने में थोड़ा थोड़ा पढ़ के कवर करूंगा। लाइक जो हम चाहते हैं ना कि हमें ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, ये पेज एक बहुत अच्छा रेफरेंस सर्व कर सकता है कि अच्छा इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में। और छुट्टियों में जरूर इनमें से कोई एक किताब पढ़िए, लाइक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल पढ़ सकते हैं, सिद्धार्थ पढ़ सकते हैं, ठीक है, यूलिसिस पढ़ सकते हैं, और पढ़ करके फिर उसका रिव्यू दीजिए, क्योंकि वो बहुत क्वालिटी बुक्स होंगी, जो सबसे अच्छी से अच्छी किताबें हैं, अगर उनके बारे में चर्चा होगी तो वो एकाएक लोगों के चेतना पे एक बेहतर प्रभाव डालेगा। ठीक है, और एक ऐसा भी नहीं रहेगा कि बस हम खाली केवल और केवल सैद्धांतिक किताबों की बात कर रहे हैं, है ना। अभी
एक टाइम आएगा जब लगने लगेगा कि यार एक ही बात तो कर रहे हो, मन की शांति होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए, ये रियल लाइफ में क्या है? उसके लिए कुछ बहुत बेहतरीन फिक्शन भी अगर हम आकर के पढ़ के समझा सके तो वो ज्यादा रिलेटेबल हो पाएगा, है ना। इसके आगे फिर ये बात कही जा रही है कि पश्चिम पहुंचने के 200 वर्षों के भीतर, मतलब जब दारा शिकोह की कृति पहुंची, उसको फ्रेंच में, इंग्लिश में, लैटिन में अनुवाद कराया गया, उसके बाद 200 सालों में ही जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक थे, उनके विचारक थे, लेखक थे, कलाकार थे, सब पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव रहा कि उनको उसने भीतर से बदल दिया। कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़िए। तो उपनिषद ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली तो बहुत रहे हैं, पर बस उन्हीं चिंतकों और साधकों के लिए जो सच के खोजी हैं। आज समय ऐसा है कि सच की निकटता बहुत आवश्यक हो गई है। तो काल धर्म है कि उपनिषदों का जन सामान्य के बीच वो स्थान दिलाया जाए जिसके वे अधिकारी हैं। घर घर उपनिषद इसी दिशा में एक प्रयास है। कुछ इसमें पूछना हो तो इसमें एक बात ये कह दी गई कि इतना पढ़ लेने के बाद इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई एक्सीलेंट है तो वो उपनिषदों को सम्मान जरूर देगा। मींस उपनिषद्स आर द टेक्स्ट ऑफ एक्सीलेंस, इस बात में कोई दो मत नहीं है। पर इसमें एक बात ये भी समझ में आती है कि फिर उनसे निकटता उन्हीं की बन पाई जो बहुत सीरियस थे लाइफ के प्रति, जो एकदम परेशान थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मुझे सॉर्ट आउट करना है, मुझे जानना है। केवल उन तक ही बात पहुंच पाई। और जो आम भारतीय है, इवन दो भारत का ही ग्रंथ होकर के उसके पास बात नहीं पहुंच पाई। बात पुराणों की पहुंची, कहानियों की पहुंची, सब पहुंची, पर वेदांत नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आज का समय ऐसा है। आज का समय क्यों ऐसा है? क्योंकि हम अभी पिछली मीट में बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की, कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी कैटेस्ट्रॉफ, सबसे बड़ी समस्या आके खड़ी है। इससे बड़ी प्रोपोर्शन की समस्या ही नहीं रही है आज तक ह्यूमन काइंड के सामने। तो उस समय में जो विजडम का टेक्स्ट है वो तो सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही है जो, अगर कुछ बची कुछ उम्मीद है ह्यूमन काइंड के पास बचने की, तो उसी से है। और इसलिए एक शब्द कहा गया काल धर्म। हमने इस पे अगर पहले बात नहीं करी हो, लाइक धर्म तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई। जैसे ये भी बात मैंने कही थी कि मन की शांति जरूरी है, सही विचार होने चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, ये सारी चीजें धर्म को कहीं ना कहीं फॉर्म करते हैं। पर आज के अभी हम इस कम्युनिटी में बैठे हैं, हमने एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ आएंगे एज कम्पेयर टू कहीं और जाने के, या किसी और मंडली में बैठने के, कहीं और समय बिताने के। इस प्रकार से आज के कॉन्टेक्स्ट में धर्म क्या है, ये थोड़ी बात और स्पेसिफिक हो जाती है ना। तो जैसा काल है उसके मुताबिक धर्म क्या होगा, वो हुआ काल धर्म। अगर हम एक प्रकार से देखें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे हमेशा लगता है बताने के लिए, कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम में भारतीय जितने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करे हुए थे, वो एक प्रकार से उस समय का काल धर्म था, कि अभी यही है सबसे बड़ा काल धर्म। वैसे ही आज के समय में हम सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या, हम कन्विंस होने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज उतना बड़ा है मुद्दा या नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ ये बात आ रही है कि अगर विजडम से ही लोग अछूते हैं तो विजडम को घर घर तक पहुंचाना ही हमारा आज का काल धर्म होना चाहिए। और उससे भी पहले हमें खुद समझना काल धर्म होना चाहिए, कि हम खुद समझ पाए कि ये जिसकी इतनी प्रशंसा की जा रही है, इतने ऊंचे ऊंचे लोग जिसके इतने अच्छे गायन कर रहे हैं, उसके सम्मान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उसका सब्सटेंस क्या है, और उसको सिर्फ दूर दूर से नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट में एक शब्द दिया गया है, घर घर उपनिषद। तो आचार्य प्रशांत ने ये कुछ सालों पहले एक मुहिम सी शुरू करी थी। मीन्स पहले तो वे अगर आप उनके संक्षिप्त, इसमें संक्षिप्त जीवनी भी उनकी दी हुई है, हर व्यक्ति तक उपनिषदों की, वेदांत की, बोध की बात पहुंचानी है। तो उसके लिए वो कॉलेज स्टूडेंट से उन्होंने इंटरेक्ट करना शुरू किया। उनका एक प्रोग्राम चलता था HIDP नाम से, कि एक प्रकार से संपूर्ण समग्र विकास इंसान का क्या होता है, ये कॉलेज स्टूडेंट्स को समझाया जाए। तो अलग अलग जगहों पे उनका ये पूरा करिकुलम चलता था। कहीं से उनको बहुत सपोर्ट भी मिला, प्रशंसा मिली, कहीं पे विरोध मिला, सब कुछ रहा। फिर ऐसे इस तरीके से उनका चल रहा था, कुछ सालों तक ये चीजें चली। इसके बाद उन्होंने व्यापक तौर पर एक निर्णय लिया कि अब हमें चेंज लाना ही लाना है, और जब तक क्लाइमेट चेंज है या और जितने
इश्यूज मानवता को सता रहे हैं, अर्थ को सता रहे हैं, वो तब तक नहीं सॉल्व हो पाएंगे जब तक उसके जड़ यानी अज्ञानता पे हम चोट नहीं करेंगे। जब तक अज्ञानता को ट्रीट नहीं करेंगे, क्योर नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं पहुंचाएंगे हर किसी तक, तब तक इसे ऐसे ही रह जाना है। इसलिए उन्होंने घर घर उपनिषद नाम की एक मुहिम लाई कि हम हर घर तक, हर व्यक्ति तक उपनिषद का ज्ञान पहुंचाएंगे, और उसके तहत उन्होंने फिर अपनी किताबें प्रकाशित करना, सत्र लेना, ये सब चीजें उन्होंने शुरू करा था। अच्छा, आज के समय में उन्होंने रिसेंटली एक लॉन्च किया है, ऑपरेशन 2030। हमने शुरुआती मीट्स में ये पढ़ा था, सीओपी जो पेरिस में हुआ था, लास्ट पेरिस में जो समझौता हुआ था, जहाँ पे सारे देश आकर के उन्होंने डिसाइड किया था, उसमें जो सबसे मेन तौर पे बात ये थी कि हम अपने कार्बन एमिशन को नेट जीरो कर देंगे। नेट जीरो का मतलब कि अभी जितना क्लाइमेट में वातावरण में कार्बन है, उससे एक भी यूनिट ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। हम ऐसे तरीके अपनाए कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना उसको फिर हम एब्जॉर्ब भी करा ले जा रहे हैं। इसी तरीके से और भी जो चीजें, उसके लिए अलग अलग नेशनल डिलीवरेबल्स थे कि इस देश को ये करना है, इस देश को ये करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो उनके अपने प्रोजेक्ट्स थे। तो ये सारी चीजें तय करी गई हैं कि 2030 तक हमें करना है, 2030 तक नेट एमिशन जीरो करना है। 30 के भी वो बनाए गए हैं। अच्छा, सीओपी 24 था, उसमें था कि 2030 तक में हमें ये लक्ष्य अपना लेने हैं। तो अब आचार्य प्रशांत, जब उनकी एक ठीक ठाक मास फॉलोइंग हो गई है, उन्होंने ये अब एक ऑपरेशन डिक्लेयर किया, ऑपरेशन 2030, कि तब तक हर व्यक्ति तक उनका क्या, अब हर व्यक्ति से क्या कहना चाह रहे हैं, समस्त भारतीय या समस्त व्यक्ति पूरी पृथ्वी के, उन तक बात पहुंचानी है कि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसका लेना देना बहुत हद तक हमारे प्रेजेंट जीवन शैली, हमारे प्रेजेंट फिलॉसफी से है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हम पर है, ज्यादा गरीबों पर, कम अमीरों पर है। इस बात पे सजगता, जागरूकता लाना, और फिर उस हिसाब से मेजर्स को गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारों के द्वारा ग्लोबल लेवल पे एड्रेस करवाना, ये एक बहुत बड़ी मुहिम, एक प्रकार से सबसे बड़ी मुहिम, जो अगर जितनी बड़ी होती जाएगी पूरे ग्लोबल लेवल पे हो जाएगी है। तो ये उन्होंने इसका उद्घोष कर रखा है, और इस दिशा में ही वो अपने आगे के सारे काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन 2030 के बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आगे इस पे बात होती ही रहेगी। आज वाला इस पे खत्म होता है। किसी को कोई बात कहनी हो, शेयर करनी हो या पूछनी हो इस वाले सेशन से, उपनिषदों का व्यापक महत्व, कि अभी तक हमें नहीं लगता था कि कोई ऐसा कोई बताना चाहे कि अभी तक हम ये अगर नहीं पढ़ा होता तो ऐसा लगता, हाँ साधारण सी बात है, ये पढ़ने से फायदा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अगर कोई थोड़ा शेयर करना चाहे। कि हमने जब ये पाठ पढ़ा कि उसमें भारत को देखा, पूरी हिस्ट्री के क्रॉस, इतने सारे ऊंचे ऊंचे लोग थे, जो भी प्रभावशाली लोग हुए, जिस भी फील्ड के हुए, उनमें हमें दिख रहा है कि वो नतमस्तक हैं इसके बारे में, या उनके जो थॉट हैं वो अपने आप ही वेदांती हो गए, चाहे वो कहें चाहे ना कहें। लाइक आप देखेंगे एक बात कि भगत सिंह बहुत ही रेवोल्यूशनरी लीडर, कोई अनडिस्प्यूटेड बात है, ठीक है। उनकी किताब आती है, उन्होंने लिखा था व्हाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, उन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है। उन्होंने पूरी तरीके से एकदम डिक्लेयर करके हो गए हैं कि कोई इसी तरह कह मत देना कि मैं एथीस्ट नहीं हूं, मैं हूं एथीस्ट, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप उसे आज अगर पढ़ेंगे तो उसमें पूरे तरीके से जितने कर्म कांड हैं, जो भी गलत सलत चीजें चलती है धर्म के बारे में, उसका खंडन किया गया है। और वेदांत जिसको सच्ची आस्तिकता कहता है, जिसको सच्ची धार्मिकता कहता है, भगत सिंह उसके सबसे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बन के दिखाई देते हैं। तो हमें दिखता है कि एक एक्सट्रीम में आदमी जो कह रहा है कि नहीं मेरा धर्म से कोई वास्ता नहीं है, वो सच्चा धार्मिक दिखाई पड़ जाता है। उसने युग धर्म को सबसे सही तरीके से पहचाना, काल धर्म जिसकी बात की जा रही है। क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग बहुत पोथियां लेकर के बैठे थे होंगे और उन्होंने अपने युग धर्म को नहीं पहचाना होगा, और भगत सिंह ने कभी ऐसा रिलीजियस एटीट्यूड नहीं दिखाया, पर फिर भी वो सबसे ज्यादा बड़े धार्मिक व्यक्ति होकर के निकल गए। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी हमने इतने सारे नाम पढ़ डाले, क्या इनको पढ़ना कुछ आपको और निकट ला पा रहा है? कि हर कोई अपने जीवन में चाहता है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूं, ये जीवन मेरा बेकार ना चला जाए। तो अगर एक साथ ही दुनिया के 100 अच्छे या सबसे ग्रेट पर्संस दिखे और सब में दिखे कि हाँ वेदांत से इनका लेना देना रहा है, तो क्या ये बात आपको और ज्यादा खींच पा रही है, फिर वेदांत की ओर प्रेरित कर पा रही है? इस पे थोड़े थोड़े विचार, अगर बस इसी से कंक्लूड करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप बताइए कि ये जो दो बातें कही गई कि वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है, पहले सेक्शन में बात हुई थी, और आज जो बात हुई है कि उपनिषदों का व्यापक महत्व,
इससे आप पे क्या प्रभाव पड़ा है? आप क्या आगे देखते हैं? आपने क्या गोल बनाया? मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिन फ़िलॉसफ़र्स को मैं पहले एडमायर करती थी बचपन में, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे का नाम है, फ्रांज काफ्का और ये सब, हर्मन हेस, इन सब के जब नाम इस बुक में पढ़े तो बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटेड फ़ील हुआ कि इन सब का कहीं न कहीं रिलेशन वेदांत से था। तो अब ऑब्वियसली मोर एडमिरेशन है और मोर इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स लर्निंग मोर अबाउट वेदांत और उसके बारे में और जानने का, और अब एक मोर एंथुसियाज़्म है कि हाँ, इनके बारे में तो मैंने पहले से पढ़ रखा, पर ये नहीं पता था कि ये भी इन्हीं सब चीज़ों से ही मतलब वो थे, मोटिवेटेड थे और इन सब के बारे में मतलब ये सब आपस में एक तरीके से जुड़ा है। तो आई बिलीव इट इज़ ऑल कम टू अ फुल सर्कल और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और पढ़ने के लिए इसके बारे में। वही मेरा भी यही था कि मुझे इतना नहीं पता कि इसमें फॉरेन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है राइटर्स का। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ़ इंडिया में ही घूमता है ये ज़्यादातर चीज़ें, तो वो अच्छा लगा। और वेद और वेदांत का जो डिफ़रेंस स्टार्टिंग में बताया गया था, वो चीज़ जो थी कि वेद एक लिखी हुई चीज़ है और वेदांत उसको जो कर रहा है। ये बताया गया था ना कि सिंपल टर्म में कि जो कर रहे हैं उस अच्छे काम को वो वेदांत में आ जाते हैं। और वेद उस जो अच्छे काम करने हैं हमें वो एक लिखा हुआ है। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा था। बाकी उपनिषद और वेद में डिफ़रेंस क्या है, ये ठीक लगा था। हाँ। हाँ, मतलब जैसा कि हम लोग धर्म को और मतलब जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है, वेदांत, उपनिषद सबको भारत से ही सिर्फ़ जोड़ के देखते हैं और एक मतलब हम सभी की मेंटालिटी भी यही बनी हुई है कि कभी ये धर्म की बात हो रही है, वेदांत, उपनिषद है, तो ये भारत का ही लेना-देना है। मतलब हम कभी ये नहीं सोचते कि बाहर से भी कुछ रिलेशन, संबंध, जुड़ाव हो सकता है। तो वो मुझे मतलब अच्छा लगा ये जानकर कि मतलब कैसे बाहर के भी जो लोग हैं, फ़ॉरेनर्स भी हैं, वो भी कैसे जुड़े हुए हैं वेदांत से। और ये बात ज़रूर हमें सब तक पहुँचानी ही चाहिए कि मतलब हमेशा, क्योंकि हमेशा धर्म को सिर्फ़ भारत से ही जोड़ के देखा गया है कि सारी स्पिरिचुअलिटी तो जैसे इंडिया में ही है, बाहर के लोगों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट बात लगती है लोगों और भी लोगों तक पहुँचाने के लिए कि जितने भी हम इतने फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ को जानते हैं, वो कैसे इससे वेदांत से जुड़े हुए हैं। तो हमको सबसे अच्छा ये लगा कि जैसे साइंस जब वेस्ट की बात करते हैं तो साइंस को रिलेट करके हमेशा लेके चलते हैं कि साइंस की चीज़ें वहाँ पे हैं और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ये सब है, पर यहाँ के पता चला कि मतलब वेदांत को कितना वहाँ एडमायर किया गया है और हमें पता नहीं था ये सब आज तक। तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और आज एक जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट के बारे में पता चला, जो टी एस एलियट और विटमैन, टी एस एलियट की पोएम्स हम लोग पढ़े हैं, पर मतलब वो लोग ऐसा सोचते थे ये कभी नहीं पता था। और ये बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है कि ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस और रिलीजन इंडिविजुअल प्योरिटी को पॉल्यूट कर रहे हैं। मतलब वो प्योरिटी है हमारे अंदर और वो पॉल्यूट हो जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। ये बात हमको आज की सबसे अच्छी लगी। तो मतलब वो जो भगत सिंह वाली जो बात आप बता रहे थे कि उन्होंने अपने आप को एथीस्ट बोला है, तो मतलब एक चीज़ ये लगी मुझे कि उस टाइम के जो धर्म प्रचारक रहे होंगे उनने धर्म की गलत डेफिनेशन स्प्रेड मतलब फैलाई थी, इसकी वजह से उनको खुद को एथीस्ट कहना पड़ा। क्योंकि अगर सही तरह से देखा जाए तो वो धर्म को ही फॉलो कर रहे थे, बट उनको भी शायद पता नहीं था कि धर्म सही में है क्या, इसीलिए वो खुद को एथीस्ट कह रहे थे। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इतना पोल्यूटेड हो गया कि रिलीजन शब्द से हटना ही पड़ा सही आदमी को। के साथ में हमारा जो उपनिषदों का व्यापक महत्व पार्ट है ये एंड होता है। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस किया। पिछले मीट में हमने भारत में क्या महत्व था ये बात पढ़ी थी। आज पढ़ा कि विश्व में अलग-अलग जो महान विभूतियां हुई हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव रहा है या उनका जीवन अपने आप में कैसे एक मैनिफेस्टेशन था वेदांत का ही। तो वेदांत जो डिस्क्राइब करता है कि जो उच्चतम व्यक्ति होगा, उच्चतम जीवन शैली होगी, वो कैसी होगी, वो उनके लाइफ में हमें दिखाई पड़ता है। इस बात को हमने समझा। आज के दिन हमने इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानकारी पाई और रामकृष्ण मिशन की एक किताब विचारों की शक्ति पर आज चर्चा हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगले सप्ताह भी शनिवार को हम मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस में और भी एक आध बुकलेट्स को पढ़ा जाएगा और पर्सनैलिटीज़ को कवर किया जाएगा।
हम में से कुछ लोग प्रश्न भी लेकर के आएंगे अपने जीवन से जुड़े, या क्या समस्याएं देख रहे हैं वो, और हम जो मुख्य धारा में रखते हैं अल्टरनेट मैनर में एक बार वेदांत की बात कर रहे हैं, और कि एक तो धर्म एक्चुअली है क्या जिससे समझ में आए, और दूसरी बात फिर धर्म को अप्लाई करने के लिए एक मुद्दा जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा है क्लाइमेट चेंज, उसको अभी बहुत ठीक प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि समस्या किस प्रोपोर्शन की एक्चुअली है, जिससे हम उसके बारे में बोलने लायक कुछ हो पाए। तो नेक्स्ट टॉक में हम क्लाइमेट चेंज को फिर से कवर करेंगे, उसके अगले में वेदांत, उसके अगले में क्लाइमेट चेंज, इस तरीके से हम पैटर्न रखेंगे। और साथ ही जो आज वेदांत में बात करी गई पर्सनैलिटीज की विश्व भर के, ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे और जो अलग फिलोसफर्स रहे अलग अलग देशों के, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हर कोई पढ़ करके आएगा, ये सबका काम रहेगा। ठीक है, इसके साथ समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार।